आज चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो हमारे पास एसेंशियल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी से जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। वो चैप्टर कौन सा नेम है? इंट्रोडक्शन टू मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। इसमें सिंपल सा क्या होता है, ये हमारे जो कि कंटेंट में अवेलेबल है, ठीक है, इस वजह से मैं ये वाली बुक यूज़ कर रही हूँ। अब हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है। माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली क्या होती है, एक ब्रांच, साइंस की ऐसी ब्रांच होती है, साइंस की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? ये ऐसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारी आम आंख से हमें दिखाई नहीं देते, जिसमें बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह आते हैं। अब हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी की नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंस है, हम नर्सिंग में क्यों इसको पढ़ रहे हैं? देखो, अगर तो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आइडिया होगा कि वो किस तरह से डिजीज़ कोज करवाते हैं, ठीक है, वो किस तरह से पेशेंट की हेल्प को वो करवाते हैं, डैमेज करते हैं, तो हम एक अच्छे तरीके से मतलब हमें अंदाज़ा हो जाएगा हमने इस तरह से मैनेज करना है। इस तरह से क्या होता है, अगर हमें प्रॉपर तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आइडिया हो जाए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, ये हेल्प आउट करवाता है किस चीज़ में, हमें इन्फेक्शन को बचाने के लिए, ठीक है। बिकॉज बहुत से इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास कॉन्टैक्ट की वजह से होते हैं, एयरबोर्न डिजीज़ की वजह से होते हैं। तो अगर हमें पता लग जाए कि ये इन्फेक्शन इस वजह से हो रहा है तो हम क्या करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे। इस तरह से हम इस इन्फेक्शन को बचा पाएंगे। इसके बाद हमारे पास आता है स्टेराइल फील्ड्स को मेंटेन करने के लिए हेल्प आउट करवाता है। फिर जो हम सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं उसमें हेल्प आउट करवाता है। इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल हॉस्पिटल में होता है उसके लिए हमें हेल्प आउट करवाता है। इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचाने के लिए हमें हेल्प आउट करवाता है, उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके अलावा एसेप्सिस की इम्प्लीमेंट करने के लिए और हमारे पास बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए हेल्प करवाता है। अब सिंपल से क्या होता है हमारे पास, अगर हमें पता है कि एक इन्फेक्शन जो होता है वो डिफरेंट फेज से प्रोपागेट हो रहा है, ठीक है, जैसे कॉन्टैक्ट एयर ड्रॉपलेट्स वगैरह, ये सब उसके रूट्स होते हैं। अब हमें अगर पता लग जाए तो इस वजह से हो रहा है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वायरस है, ये इस तरह से फैल रहा है, ये इन्फेक्शन है इस तरह से, तो हम प्रिवेंशन करेंगे और हम उसको बचाने की कोशिश करेंगे। और ये हमें तभी पता होगा अगर माइक्रोबायोलॉजी को एक अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। फिर दूसरा होता है हमारे पास स्टेराइल फील्ड्स को मेंटेन करने के लिए। अब स्टेराइल फील्ड्स क्या होती है, बेसिकली ऑपरेशन रूम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन वगैरह का यूज़ करते हैं, पीपीआई वगैरह का यूज़ करते हैं, हैंड्स को बार बार वॉश करते हैं ताकि क्या हो, पेशेंट की जो बॉडी है उसके अंदर हमारे जर्म्स ना चले जाएं, ठीक है, और वहाँ कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। ये भी हमें कौन हेल्प करता है, माइक्रोबायोलॉजी करती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास स्पेसिमेन कलेक्शन में हेल्प आउट करवाता है। स्पेसिमेन कलेक्शन में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास हम डिफरेंट सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं, जिसमें ब्लड का हो गया, स्टूल का हो गया, ठीक है। अब वो हमें किस चीज़ का अंदाज़ा बताती है, वो इन्फेक्शस डिजीज़ का बताती है और मोड ऑफ इन्फेक्शन से हमें हेल्प आउट करवाती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इन हॉस्पिटल में हेल्प आउट करवाती है, इन्फेक्शस डिजीज़ को कंट्रोल करने में ही हमें हेल्प करवाती है हमारे पास। इसके अलावा बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है उसको डिस्पोज करने में भी बहुत अच्छे से ये रोल प्ले करती है। ये हमारे पास सिंपल सा था रोल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिस। अब अगला हमारे पास आता है कि डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में क्या रोल प्ले किया। उसमें सबसे पहला हमारे पास जो आता है ना, वो एवी लेवनहुक आते हैं, ठीक है। एवी लेवनहुक को हम लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने ना माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया, ठीक है। पहले इसने क्या किया, माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया, सिंपल माइक्रोस्कोप को। इसके जब सिंपल माइक्रोस्कोप इसने डिस्कवर करवाया तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमने डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा, ठीक है। सिंपल से आए थे लेकिन हमने देखा तो ज़रूर ना। हमने कहा भाई स्मॉलेस्ट सेल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे हम कहते हैं एनीमैक्यूल्स। ये हमें किसने बताया? ये हमारे पास एवी लेवनहुक ने बताया, ठीक है। अभी हमें जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा तो हमें डिस्क्रिप्शन पता लगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो साइज़ में डिफरेंट होते हैं, वो शेप में डिफरेंट होते हैं, वो बिहेवियर में डिफरेंट होते हैं अपने। इसके अलावा फिर हमें इससे इन्फ्लुएंस करवाया किसी माइक्रोबायोलॉजी में कैसे, इससे हमें बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह से उनकी डेवलपमेंट होती है, वो किस तरह से हम क्या कहते हैं, किस तरह से हम डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा कर। ये इसका सब रोल था। फ्रांसिस्को रेड्डी, अब ये बेसिकली कौन था? ये एक इटालियन फिजिशियन था, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फाउंडर ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी। जो फर्स्ट था एवी लेवनहुक, उसने क्या किया, उसने सिंपल से माइक्रोस्कोप को डिस्कवर करवाया। उस माइक्रोस्कोप की बेस पे हमने इसके आगे फर्दर रोल प्ले कर लिए। अब फ्रांसिस्को रेड्डी है जो, इसने क्या किया, इसको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न पैरासाइटोलॉजी। इससे हमने क्या करवाया, इसने हमारे पास स्पॉन्टेनियस जनरेशन का कॉन्सेप्ट दिया। इसने टेस्ट परफॉर्म करवाए। उस टेस्ट में क्या करवाया, सबसे पहले आता है रिफ्यूटेशन ऑफ द स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इस टेस्ट में ये होता था, इसने क्या कहा, जो रोटिंग मील है ना उसके ऊपर से ये जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या मैगेट्स वगैरह, वो ये नहीं कि खुद ब खुद अराइज हो जाते, नहीं, ऐसा नहीं है। ये वो क्यों हुआ, क्योंकि मक्खियों वगैरह ने उसके ऊपर अंडे दिए, वो अंडों से डेवलप हुए, ठीक है। और उस अंडों से फिर एक पूरी जर्म थ्योरी इसने डेवलप करवाई थी।
फिर इसके बाद आता है यूज़ ऑफ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का ये पायनियर था, यानी कि फाउंडर था माइक्रोबायोलॉजी में। इसने बेसिकली बहुत से एक्सपेरिमेंट इसने हमारे पास करवाए थे एक ही टाइम में, और फिर डिफरेंट इसने रिजल्ट निकलवाए थे ग्रोथ और बिहेवियर के ऊपर। इसके अलावा इसने ना तीसरा इसका रोल था वो साइंटिफिक मेथड को डिस्कवर करवाया था। ठीक है, इसने साइंटिफिक मेथड जो हम माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं, अप्रोच वगैरह यूज़ करते हैं, सबसे पहले इसने डिस्कवर करवाए थे। अब हमारे पास इसके बाद आता है लुईस पैस्चर। लुईस पैस्चर बेसिकली एक फ्रेंच का केमिस्ट था। ठीक है, इसको माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी कहा जाता है और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इसको कहा जाता है। अब इसने क्या रोल प्ले किया, इसने सिंपल सा ना हमारे पास जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ पेश की। ठीक है, उस जर्म थ्योरी में बेसिकली किसका रूप कॉन्सेप्ट था, फर्मेंटेशन का। उसने कहा था कि जो फर्मेंटेशन होती है ना, ठीक है, इसमें ये क्या कहते हैं, जर्म लाइन थ्योरी में ये कहा था कि बहुत सी डिजीज़ होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही क्या होती हैं, उसकी वजह से ही होती हैं। अब इसकी जो थ्योरी होती है फिर फील्ड ऑफ मेडिसिन में रिवोल्यूशन चेंज होती रही। फिर इसके बाद हमने इसी की बेस पे हमने एंटीबायोटिक्स वगैरह, वैक्सीन वगैरह डिस्कवर करवाई। फिर इसने पेस्चराइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। वो क्या होता है बेसिकली, इसने कहा था कि हम किसी भी लिक्विड को अगर हीट करते हैं ना तो उसकी वजह से क्या होता है, जो उसके अंदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। यानी कि हम दूध को बॉयल करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, ये पेस्चराइजेशन है, उससे जो हमारे पास जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो किल हो जाते हैं। फिर इसने वैक्सीन का कॉन्सेप्ट दिया था कि हम जो फर्स्ट रेबीज इसने डिस्कवर करवाई थी रेबीज और एंथ्रेक्स के लिए, ये भी इसका एक अहम रोल है। इसके अलावा फर्मेंटेशन में इसने बहुत अहम रोल प्ले किया था, यानी कि जो बियर, वाइन और दूसरे जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी प्रोडक्शन में इसने हमें हेल्प करवाया था। अब क्या होता है, रॉबर्ट हमारे पास केमिस्ट्री में भी इसने हमें हेल्प आउट काफ़ी करवाया था, किस तरह से इसने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वगैरह को डिस्कवर करवाया था। ठीक है, हमारे पास स्टीरियो केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट भी दिया था। इसके बाद हमारे पास आता है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच बेसिकली हमारे पास एक जर्मन फिजिशियन था और माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। इसने क्या करवाया था, इसने ये डिस्कवर करवाया था कि बहुत सी इन्फेक्शियस डिजीज़ के पीछे स्पेसिफिक पॉजिटिव एजेंट होता है। यानी कि अगर टीबी है ना किसी पेशेंट को, तो इसके पीछे ट्यूबरक्लोसिस होगी। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होगी। इसी तरह क्लोरोलेंथेक्स का भी इसने बताया था हमारे पास। अब हमारे पास हमारे पास नेक्स्ट आते हैं कोच के पोस्टुलेट्स। अब जो यानी कि रॉबर्ट कोच के जो पोस्टुलेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है रॉबर्ट के पोस्टुलेट। इसने कहा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हर डिजीज़ में हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हेल्दी ऑर्गेनिज्म होते हैं इंडिविजुअल, उसमें एब्सेंट होंगे। और इसने दूसरा कॉन्सेप्ट ये दिया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम किसी भी कोई ऐसा पर्सन जो बीमार है हम उससे सेपरेट कर सकते हैं और एक प्योर कल्चर में हम इसको सेपरेट से ग्रो भी कर सकते हैं। फिर इसने कहा था जो कल्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना वो भी डिजीज़ कोज करवा सकते हैं अगर हम इसको हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दें। और लास्ट पे था द सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल इन्फेक्टेड डिजीज। मतलब वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम फिर से सेपरेट कर सकते हैं और हम लोग इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से। सिंपल सा ये था। तीन इसके पोस्टुलेट्स थे, क्या 4-5 पोस्टुलेट्स थे, वो कौन कौन से थे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हर डिजीज़ के पीछे होते हैं। ठीक है, दूसरा इसने कहा था कि जो हेल्दी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एब्सेंट होते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम डिजीज़ इंडिविजुअल से सेपरेट कर सकते हैं और उसको प्योर कल्चर में हम ग्रो भी करवा सकते हैं। फिर कल्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर वो डिजीज़ कोज करवा सकता है, ठीक है, अगर हम उसको हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दें दोबारा से, और वही सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर हम निकाल लें एक्सपेरिमेंटली और इनफेक्ट इंडिविजुअल से हम निकाल भी सकते हैं। ये बस था सेल का बेसिक। हम सबको बचपन हमें पता है कि सेल एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल बायोलॉजिकल यूनिट होता है। इसमें हमारे पास डिफरेंट से ऑर्गेनेलिज होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनेलिज होते हैं, जिसमें कुछ ऑर्गेनेलिज होते हैं जिसकी मेम्ब्रेन नहीं होती, उसमें सेल वॉल आता है, राइबोसोम्स आता है, साइटोस्केलेटन आता है, ये सारी नॉन मेम्ब्रेनियस होती हैं। सिंगल मेम्ब्रेनियस में हमारे पास वैक्यूल्स आते हैं, लाइसोसोम, गोल्गी एपेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और डबल में हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज होती हैं। अब अगर बात की जाए ऑर्गेनेलिज के स्ट्रक्चर्स की और फंक्शन के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन एक हमारे पास डबल मेम्ब्रेन होती है जो कि किसकी बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन की, और एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में प्रेजेंट होती है। और इसका काम क्या होता है, हमें शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो ऑर्गेनेलिज होती हैं उनको प्रिवेंट करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है और एक परमेबिलिटी प्रोवाइड करता है मटेरियल के लिए। फिर सेंट्रोसोम्स आते हैं। सेंट्रोसोम्स में सेंट्रियोल्स होते हैं और ये सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, बेसिकली ये सेल डिवीजन में हेल्प आउट करवाते हैं हम लोगों को। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और वहाँ पे जो ग्रीन पिगमेंट होता है ना उससे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, वो क्लोरोप्लास्ट ही होता है और ये हमारे पास क्या करवाता है, फोटोसिंथेसिस के लिए साइड प्रोवाइड करता है।
साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें वाटर जेली लाइक मटेरियल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसके लिए हमें हेल्प करवाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए तो बेसिकली क्या होता है, मेम्ब्रेनियस ट्यूब्यूल्स ये हमारे पास क्या होता है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे पास स्केलेटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। इसके अलावा लिपिड्स और प्रोटीन्स की प्रोडक्शन वगैरह करवाता है। गोल्जी ऑपरेटस की बात हो रही है तो गोल्जी ऑपरेटस में ना सिंपल सा ये है कि हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक ऑर्गेनेली होती है जो कि हमारे पास साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। इसका मेनली जो रोल होता है ना वो सेक्रीशन और इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट्स में होता है। लाइसोसोम बेसिकली क्या होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स के पास होते हैं। इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, यानी कि जो हमारे पास हार्मफुल हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं, डैमेज सेल होते हैं ना, उनको ये किल करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो ओवल शेप होता है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है और ये एटीपी का काम रोल प्ले करता है, यानी कि एटीपी को प्रोड्यूस करवाता है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सिंपल से डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है जो कि जेनेटिक मटेरियल कोज करवाती है और इसी जेनेटिक मटेरियल की वजह से हमारी जो सेल की एक्टिविटी होती है ना वो कंट्रोल होती है। पेरीऑक्सिसोम हमारे पास क्या होता है सिर्फ इसके पास ना रिड्यूसिंग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लिपिड्स और फैटी एसिड्स की जो कैटाबॉलिज्म है ना उसमें हेल्प करवाते हैं। प्लास्टिड्स आते हैं, ये भी हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, ल्यूकोप्लास्टिड, क्रोमोप्लास्टिड एंड क्लोरोप्लास्ट। अब ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस पोलिनेशन के कॉन्सेप्ट में हेल्प करवाते हैं। सिंपल सा लास्ट में राइबोसोम्स हमारे पास क्या करवाते हैं प्रोटीन्स के सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। वैक्यूल है, वैक्यूल में हमारे पास पता है प्लांट्स में जो होते हैं ना वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और एज़ कम्पेयर टू एनिमल, और वहाँ शेप और रिजिडिटी वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अब प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोकैरियोट्स क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता और उसके अंदर क्या होता है, जहाँ सेल के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल फ्रीली होता है उस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड्स। अब हमारे पास जो ऑर्गेनेली प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर होती हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमारे पास ऑर्गेनेलीज होती हैं उनको हम क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स कहेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो सब प्रोकैरियोट्स होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया वगैरह आते हैं। इनके जो राइबोसोम और सब यूनिट होते हैं वो 70s राइबोसोम्स होता है, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो सेल वाल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकिन से मिलकर बनी होती है और ये बाइंडिंग फिशन के जरिए हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास रेप्लिकेट होते हैं। अब बाइंडिंग फिशन का हम लोगों को पता है कि 2 से 4 से आगे फर्दर यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं फर्दर आगे डिफरेंट होता है। इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर तरीके से होती है। इसके अलावा सेलुलर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम्स वगैरह इसमें प्रेजेंट होती हैं। हमारे पास राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स 80s होते हैं। यहाँ पे ना बेसिकली यूकैरियोटिक सेल्स को हम यूकैरियोट्स भी कहा जाता है, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स के पास यूकैरियोटिक सेल्स होंगे हम उसको यूकैरियोट्स कहा जाएगा। इसमें हमारे पास यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। एनिमल सेल और प्रोटोजोन के पास सेल वाल नहीं होती है, प्लांट सेल के पास होती है जो कि सेलुलोज से बनी होती है, फंजाई के पास काइटिन की बनी होती है। ये आपने सिंपल से ही कर लेना है। क्या ये हमारे यहाँ तक था फर्स्ट चैप्टर। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, आई होप यू अंडरस्टैंड इट।